चैप्टर 11। अब आगे। सगाई की शाम। बाहर बैंड की धुनों के साथ साथ कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी, लेकिन भीतर हॉल में कुछ चेहरों की चमक उनके दिलों के हालात से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। शिवांगी स्टेज की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन एक अजीब सी उथल पुथल से घिरा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो इस सगाई को नहीं चाहती थी, खासकर अयांश के साथ तो बिल्कुल नहीं, मगर किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वंश जैसे अचानक उसकी जिंदगी से गायब हुआ था। वो अपने पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गया था, कहाँ हो वंश, एक बार लौट आओ। बस एक बार दिल के किसी कोने से ये पुकार उठती, लेकिन जवाब सन्नाटा। स्टेज पर पहले आशी और सार्थक एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हॉल तालियों से गूंजता है, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन होता है। यह महज एक रस्म थी, एक समझौता जिसे दोनों ने एक व्यापारिक डील की तरह स्वीकार किया था। सार्थक की नजरें स्थिर थीं, और आशी का दिल पेंडेंट पर टिका था, जो उसकी मां की आखिरी निशानी था, और शायद उस रिश्ते की पहली और आखिरी गर्माहट। अब बारी थी शिवांगी और अयांश की। शिवांगी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ और किसी को ढूंढ रही थी। कहीं कोई तो आए, कोई तो रोके, कोई तो कहे रुक जाओ, ये रिश्ता, ये सगाई भी। अयांश ने रिंग निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, पर उसकी आंखें रुक गईं शिवांगी के पीछे खड़ी अपनी असिस्टेंट द्रुति पर। द्रुति का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में तैरती नमी बहुत कुछ कह रही थी। शायद वो भी कहीं ना कहीं अयांश को पसंद करती थी, लेकिन शायद एक बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता सोच कुछ नहीं कह पाती। रिंग एक्सचेंज हो गया, तालियां बजी, तस्वीरें खींची, और मंच के चारों ओर चमकते लाइट्स की चकाचौंध में एक नई कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन इन चेहरों की मुस्कानें बस नकली मुखौटे थीं, जो उनके टूटते रिश्तों को ढंकने की कोशिश कर रही थी। यह कोई जश्न नहीं था, यह उन अधूरी कहानियों की रस्म थी जो पूरी तो हो गई, मगर जीते जी मर चुकी थी। हल्दी का दिन। गोयल मेंशन की आज सुबह कुछ अलग ही थी। पूरे घर को हल्दी और गुलाब की मादक खुशबू ने अपनी बाहों में ले रखा था। हर कोना पीले और सफेद फूलों से सजा था, जैसे हर कली, हर बेल खुशी में झूम रही हो। गार्डन के बीचों बीच सजे एक झूले पर सफेद नेट से ढकी छतरी के नीचे आशी के लिए एक खास सोफा रखा गया था। उसके सामने रखी एक छोटी सी सुंदर मेज पर चांदी की कटोरी में पीली हल्दी चमक रही थी, मानो सूरज की किरणों को किसी ने छूकर रख दिया हो। घर की औरतें, रिश्तेदार और करीबी दोस्त गार्डन में जमा हो चुकी थीं। कहीं ढोलक की धीमी थाप थी, कहीं हंसी ठिठोली। माहौल पूरी तरह शगुनों से भरा था, फिर भी कहीं किसी के दिल में एक कोना थोड़ा भारी था, और वो कोना था आशी का। कमरे में। आशी अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसने नींबू रंग का प्रिंटेड पिंक फूलों वाला हल्का लहंगा पहना था, साथ में गुलाबी दुपट्टा और स्लीवलेस क्रॉप ब्लाउज। चेहरे पर हल्की सी बेस मेकअप की परत, लेकिन आंखों में कुछ थमी हुई सी बेचैनी। बाजुओं पर कुछ पुराने जलने के निशान अब भी साफ दिख रहे थे। माँ, आपने जानते हुए भी इस ब्लाउज में स्लीव्स क्यों नहीं लगवाए? आशी की आवाज़ धीमी थी लेकिन भावों से भरी। सुनैना, जो तभी कमरे में आई थी, आशी के पास आकर धीरे से उसके कंधों को थाम लेती है। उन्होंने आशी को बैग पर बिठाया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से बोली, क्योंकि बेटा, अब इन निशानों को छुपाना बंद करना होगा। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी जीत की कहानी है। जो तुमने सहा, सहकर जो बनी, उस पर गर्व करो। आशी की आंखें भर आईं। उसने माँ के गले लगकर धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी माँ, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, पर अब वक्त है कि तुम खुद को पूरा अपनाओ, हर हिस्से को, हर कहानी को, हर निशान को। बाहर गार्डन में। जैसे ही आशी गार्डन में आए, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसकी चाल में शालीनता थी, और चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती। कुछ मेहमानों ने उसके हाथ में पड़े निशानों को भी देखा, लेकिन आज किसी में कोई फुसफुसाहट नहीं थी। शायद आशी की आंखों की चमक ने सबको चुप करा दिया था। सुनैना ने सबसे पहले हल्दी की कटोरी उठाए और अपनी बेटी के माथे पर हल्दी लगाई। शगुन की पीली रेखा है ये, मेरी बेटी की नई जिंदगी की पहली लकीर। इसके बाद एक एक करके सब रिश्तेदार आए, किसी ने गालों पर हल्दी लगाई, किसी ने हाथों पर। हर कोई अपने अपने ढंग से आशी को आशीर्वाद दे रहा था। हल्की हल्की हंसी, कुछ चुटकुले, ढोलक की थाप के साथ माहौल पूरी तरह खुशनुमा हो गया। सार्थक का नजरों से छुपा कोना। थोड़ी दूर खड़ा सार्थक इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ उलझनें थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शादी, जो बस एक बिजनेस डील होनी थी, इतनी भावनाओं से भर जाएगी। ना चाहते हुए भी उसे आशी की ओर एक खिंचाव महसूस हो रहा था। आशी की आंखें उसे उसके पहले प्यार की याद दिलाती थी। उसकी जेब में अब भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे जो उसने सगाई से पहले आशी को दिए थे।
पर अब वो पेपर्स उसे खुद अजीब लगने लगे थे। आशी की सादगी, उसका आत्मसम्मान, उसकी सच्चाई कहीं न कहीं सार्थक को हिला रहे थे। निम्मी आशी की एकमात्र कॉलेज दोस्त, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। हल्दी के बाद आशी को जब सभी ने आराम करने को कहा तो निम्मी उसके पास आकर बैठी। तू सच में बहुत स्ट्रांग है आशी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं तेरी जगह होती तो ऐसा सामना कर पाती या नहीं। आशी हल्का मुस्कुराई, शायद तेरे जैसे लोगों ने ही मुझे स्ट्रांग बनाया है निम्मी। और वो लहंगा सच में बहुत ही सुंदर था। किसने भेजा था वैसे? निम्मी ने आंख मारते हुए पूछा। आशी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली, बस हल्दी लगी हथेलियों से अपने गले के पेंडेंट को हल्के से छुआ। वो और एस वाला खास पेंडेंट। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैर गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। पीछे से आर वी की हल्की परछाई, कोने में खड़ा आर वी भी सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो गर्व, वो जानता था कि आशी ने बहुत कुछ सहा है और अब वो उसकी जिंदगी को किसी भी तरह बर्बाद नहीं होने देगा, फिर चाहे उसे पर्दे के पीछे रहकर आशी की हर तकलीफ का हिसाब लेना पड़े। हल्दी के बाद की थकावट और शांति। हल्दी का कार्यक्रम खत्म होते होते शाम ढल चुकी थी। आशी को कमरे में ले जाकर आराम करने को कहा गया। सुनैना, निम्मी और बाकी घरवाले बाकी तैयारियों में लग गए। कमरे में अकेली बैठी आशी ने आईने में खुद को देखा। गालों पर अब भी हल्दी की पीलापन था, लेकिन वो चेहरा अब थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे कोई बोझ उतरा हो। उसने पेंडेंट को फिर से छुआ और खुद से कहा, शायद अब वक्त है कि मैं खुद को फिर से जीना सीखूं। मेहंदी की शाम। गोयल मैंशन की बालकनी से सूरज ढल रहा था। हल्की सी गुलाबी हवा गुनगुना रही थी, जैसे कोई कान में धीमे से कोई राज कह रहा हो। आज गोयल मैंशन के लॉन को रजवाड़ा शैली में सजाया गया था। मोगरे, गुलाब और बेला के फूलों की लहरें लटकती झालरों की तरह मंडप को घेरे हुए थीं। हर कुर्सी पर रेशमी कुशन और मेहंदी लगवाने के लिए अलग से बिठाया गया झूला, जिसमें बैठने का सपना हर लड़की देखती है। आशी ने आज पीले और हरे रंग का लहंगा पहना था, हल्के मिरवक और जरी के साथ। उसके बालों को निम्मी ने ढीली चोटी में पिरोया था, जिसमें बेला के फूल बूथे थे। चेहरे पर बिना ज्यादा मेकअप के भी आशी किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी हथेलियों पर मेहंदी वाली लड़की धीरे धीरे डिजाइन बना रही थी और उसके कानों में निम्मी फुसफुसा रही थी। तेरा एस कहाँ छुपाऊं? बाएं हाथ की उंगलियों में या दाहिने हथेली के बीचों बीच? आशी मुस्कुराई नहीं, उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं छुपाना कुछ निम्मी, लेकिन दिखाना भी नहीं है। निम्मी उसे देखती रही, वो सब समझ रही थी। आशी की आंखों में वो भाव थे जिन्हें न शब्द चाहिए होते हैं, न सवाल। चैप्टर 12। अब आगे। उस पार सार्थक अपनी फैमिली के साथ पुरुषों के सेक्शन में था। उन्होंने हरे रंग का कढ़ाईदार कुर्ता पहना था और पहली बार चेहरे पर मुस्कान थी जो जरा सी भी बनावटी नहीं लग रही थी। सार्थक की मॉम आशी को लगातार सराह रही थी। इतनी सुलझी, इतनी समझदार लड़की है। बेटे, तू भाग्यशाली है। पर सार्थक के दिल में अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने घूम रहे थे। क्या उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बना सही किया था या गलत? उसकी दिल वही उलझ था। कभी वह आशी को दूर से देखता। रंग बिरंगी मस्ती। निम्मी ने पूरे फंक्शन को हाथ में ले लिया था। स्टेज पर डीजे मेहंदी लगा के रखना बजा रहा था। लड़कियां कतारों में बैठकर हाथों पर नाम ढूंढ रही थी। शिवांगी, जो खुद एक उलझन से गुजर रही थी, आज पहली बार खुलकर मुस्कुराई जब निम्मी ने जबरदस्ती उसे डांस फ्लोर पर खींच लिया। उन दोनों ने साथ में गल्ला गुडिया पर धमाल मचाया। अयांश थोड़ी दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक बार फिर द्रुति पर गई, जो कैमरे से सब शूट कर रही थी और उसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी। मेहंदी के फंक्शन के अंत में सब लड़कियां अपने हाथों की रंगत निहार रही थीं। कुछ नाम उभर आए थे, कुछ छुपे हुए थे। आशी की हथेली में बना एस किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद सार्थक ने महसूस किया था। शिवांगी ने अपनी मेहंदी देखी और हल्के से फुसफुसाए, वंश, कहाँ हो तुम? गोयल मैंशन की रात आज सितारों से भी ज्यादा जगमगा रही थी। लॉन को एक विशाल मंडप में बदल दिया गया था, जहां सफेद और सुनहरी फूलों की बेलों से सजे स्तंभों के नीचे अग्निकुंज जल रहा था। हवा में कपूर, गुलाब जल और चंदन की भीनी भीनी खुशबू थी। आशी का आगमन। आशी ने लाल और सुनहरे रंग का बेहद नाजुक लहंगा पहना था। उसकी आंखों में काजल तो था, पर साथ में कई अधूरे सवाल भी। सुनैना ने उसे काजल का टीका लगाते हुए कहा, आज बस एक बेटी नहीं, एक औरत का जन्म हो रहा है जो हर दर्द से ऊपर उठेगी। कृत्रिम मुस्कान के साथ आशी मंडप की ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, मगर आंखों में तूफान था। सार्थक शेरवानी में खूबसूरत तो लग रहा था, मगर उसकी आंखें आज भी किसी वकील की तरह सोच रही थीं। क्या ये रिश्ता सिर्फ नाम का था, या वो वाकई इस लड़की के लिए अपनी दुनिया बदलना चाहता था?
जब पंडित ने कहा वर कन्या के पास जाए, तो सार्थक ने पहली बार किसी सामाजिक जरूरत से नहीं बल्कि दिल से कदम बढ़ाया। अपने पास्ट को भूलकर, अपने पहले प्यार को भूलकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हवन कुंड की आग की ओर जैसे ही आशी ने देखा, उसका डर अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर जगह बना रही थी। ये देख सुनैना साहिल आशी के करीब आने को हुए। उससे पहले ही सार्थक ने आशी का हाथ टाइटली थामकर उसकी ओर शांत रहने का इशारा किया। आशी की नजरें सार्थक की नजरों से जा मिली। सार्थक उसका हमसफर ही नहीं, उसके दर्द भी साथ बांटने को तैयार था। इसके डर को हारने में उसके साथ था। आशी ने फिर एक बार भी इस हवन कुंडली आग की ओर नहीं देखा। फेरे शुरू हुए और साथ ही कई दिलों की कस्में भी। फायर पहला फेरा, धर्म के साथ चलने की प्रतिज्ञा। सार्थक ने धीरे से आशी का हाथ थामा। आशी चौंकी नहीं, पर उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी। उसने मन में कहा, काश ये सिर्फ धर्म नहीं, विश्वास की डोर भी होती। फायर दूसरा फेरा, जीवन की रक्षा और आदान प्रदान की कामना। सार्थक ने कहा, मैं तुम्हें कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करूंगा। आशी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ पुराना घुल रहा हो। फायर तीसरा और चौथा फेरा, प्रेम, समर्पण, सम्मान। पंडित मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन उन दोनों की आंखों में अलग ही मंत्र चल रहे थे। शब्द नहीं, सिर्फ मौन। सार्थक का हाथ एक बार ढीला हुआ, जैसे छोड़ देना चाहता हो। आशी ने कसकर पकड़ लिया। उस पकड़ में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक चुप आग्रह था। या तो निभाओ या छोड़ो, लेकिन अधूरा मत छोड़ो। सार्थक और आशी जब अंतिम फेरे पर पहुंचे, पंडित ने कहा, अब आप दोनों जीवन साथी हुए। पर आशी के कानों में ये शब्द नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच गूंज रही थी। क्या हमने सिर्फ जीवन का साथ लिया है, या एक दर्द का भी साथ निभाना है? क्या मेरी असली पहचान को सार्थक अपना पाएगा? आरवी क्यों चाहते थे ये शादी? सार्थक ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। जब वो आशी की मांग तक पहुंचा, तो उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। शायद ये वो वक्त था जब किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, आत्मा से रिश्ता जुड़ता है। मंगलसूत्र पहनाते समय आशी की पलकों से एक आंसू ढलक गया। सार्थक ने उसे थामा नहीं, पर देखा जरूर। रात का समापन। जब विदाई हुई, आशी चुपचाप कार में बैठ गई। ना कोई रोना, ना कोई नाटक, बस एक शांत विदाई जिसमें सबसे ज्यादा शोर था। साहिल और सुनैना आशी के जाते ही अपने आंसू नहीं रोक पाए। निम्मी उन दोनों को शांत करवाती है। गोयल मेंशन से निकली आशी अब कपूर हाउस की बहू थी, पर उसके साथ उसका अतीत भी गया था। अंतिम पंक्तियां, ये शादी दो दिलों की नहीं, दो टकराते विचारों की थी। एक ने शादी को डील समझा, दूसरे ने डेस्टिनी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रिश्ता तो अब शुरू होगा, जब दिन बीतेंगे, नकाब उतरेंगे और दिल बोलने लगेंगे। चैप्टर 13। अब आगे। कपूर मेंशन। सार्थक का कमरा। आशी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई थी। कमरा गुलाबी रोशनी से सराबोर था, चारों ओर सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों की महक घुली थी। दीवारों पर टिमटिमाती फेरी लाइट्स, एक कोने में जलते खुशबूदार कैंडल्स, और बीचों बीच बड़े से बेड पर सजे गुलाबी और सफ़ेद फूल। पर आशी की नज़र ठहर गई उस दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर। वो तस्वीर सार्थक की थी। मुस्कुराती आंखें, लेकिन उनमें कुछ छुपा हुआ, कुछ अनकहा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीमे कदमों से मिरर के सामने गई। अपने भारी दुल्हन वाले लहंगे को एक किनारे रख वो सामने बैठी। उसके हाथ अभी भी मेहंदी से सजे थे, लेकिन चेहरे पर थकान और उलझन की लकीरें थीं। उसने चुपचाप अपने गहने एक एक कर उतारने शुरू किए, हार, चूड़ियां, कंगन, माथापट्टी, सब कुछ। आखिर में उसने सिर्फ दो चीजें रहने दी, गले में मंगलसूत्र और आरवी का दिया हुआ लॉकेट, जो अब उस लिपे पुते चेहरे की सबसे सच्ची चीज लगती थी। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। सार्थक अंदर आया, हाथ में दो मग थे, शायद ग्रीन टी या कॉफी। पर उसकी नजरें आशी पर अटक गईं। बिना गहनों के, बिना किसी बनावट के, वो आशी को जैसे पहली बार देख रहा था। बहुत थक गई होगी ना? उसने धीरे से कहा। आशी ने सिर हिलाया, शायद, हाँ। सार्थक आगे बढ़ा, मग टेबल पर रखे। उसने आशी के सामने बैठकर कहा, कमरे की सजावट तुम्हें पसंद नहीं आई? आशी ने इधर उधर देखा। सब कुछ बहुत सुंदर है, पर मैं अभी भी खुद को इस कमरे का हिस्सा नहीं मान पा रही। सार्थक चुप रहा, फिर उसकी नज़र आशी के गले में लटके उस लॉकेट पर गई। सार्थक कुछ देर लॉकेट को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी होगी। पर शायद अब मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में भी सच्चा हो। आशी चौंक गई। उसकी आंखों में सवाल थे, डर भी और एक अधूरा विश्वास भी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी या आज की रात। सार्थक की आवाज में सच्चाई थी, पर जब भी तुम तैयार हो, तब मैं इस रिश्ते को पूरा बनाना चाहता हूँ, अगर तुम भी चाहो तो।
मैं अपने पास में बंधना नहीं चाहता। तुम साथ दोगी उन पुरानी यादें को भूलने में। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां नीचे गिर रही थी। आशी ने उसे देखा, पहली बार सच में देखा, और उसे कुछ अपना सा लगा। ठीक है, आशी ने कहा, पर हम दोस्ती से शुरू कर सकते हैं। मैं भी अपने एक डरावने अतीत से निकलना चाहती हूँ। मुझे भी अपने आग के डर को डराना है। सार्थक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। डील डन, मिसेस कपूर। सुबह की पहली किरण खिड़की के शेयर पर्दे से झांक रही थी। आशी की आंखें खुली तो कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। वो पल भर को भूल गई कि अब वो अपने मायके में नहीं है। उसके सामने वो दीवार थी जिस पर सार्थक की तस्वीर लगी थी, और वो खुद एक नए नाम और नए घर की बहू बन चुकी थी। उसने धीमे से खुद को संभाला, बिस्तर से उतरी। अब उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में मेहंदी हल्की पड़ चुकी थी, पर उसका रंग गहरा था। कहते हैं, जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा प्यार। शायद ये इत्तेफाक नहीं था, शायद कुछ ऐसा था जिससे आशी सार्थक दोनों ही अनजान थे। क्लोजेट रूम की हल्की नीली दीवारों के बीच वो एक पल ठहरा था। आशी शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। गुलाबी सिल्क की साड़ी, गले में हल्का सा मंगलसूत्र, पर उसके चेहरे की झलक में असहजता साफ थी। सुनैना ने हर शादी की रस्म के लिए स्लीवलेस ब्लाउज सिलवाए थे, ये बात आशी को आज चुभ रही थी। ससुराल का पहला हफ्ता था, और वो अब भी खुद को इस घर में सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने खुद ही अपने पल्लू को थोड़ा ऊंचा खींचा ताकि उसके जले हुए निशान ढक जाएं। वो निशान जो उसके अतीत की पीड़ा की कहानी कहते थे, जो वो हर दिन खुद से छुपाती थी और आज दूसरों से छिपाना चाहती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक धीमी लेकिन सधी हुई आवाज आई। आशी, कितना टाइम लगेगा? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सार्थक की आवाज में न कोई झुंझलाहट थी, न अधिकार, बस एक साधारण सा आग्रह। आशी ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने खड़ा था सार्थक, हमेशा की तरह काम और कंपोज। उसकी नज़र सीधी आशी के चेहरे से होते हुए उसके कंधे पर पड़े पल्लू पर गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने बिना कुछ कहे धीरे से आशी का पल्लू उसके हाथ से नीचे सरका दिया। आशी की सांस अटक गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी डर के लिए तैयार हो। लेकिन उस डर के बदले उसे जो मिला वो था सार्थक का हाथ, जो उसने बेहद स्नेह से उसके जले हुए हाथ पर रखा और हल्के से ऊपर उठा लिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आशी। उसकी आवाज में न सहानुभूति थी, न दया, बस एक सच्चा अपनापन। मेरी नज़रों में तुम जैसी हो वैसी ही सबसे बेहतर हो। मैं पहले भी यही मानता था, आज भी, और हमेशा मानूंगा। तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो। तुम अपने हर डर को हरा सकती हो। आशी ने अपनी भीगी पलकों के पीछे से उसे देखा। उसके शब्द उसके सीने में कुछ पिघला रहे थे। मैंने कहा था ना, हम इस शादी को सिर्फ निभाएंगे नहीं, समझेंगे भी। दिखावे से नहीं, दिल से। हम हमारे दर्द मिलकर बांटेंगे। वो आगे बढ़ा, आशी का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा भी हर दर्द, हर निशान, सब अपना रहा हूँ। तुम बस मेरा साथ दो, आशी, बस इतना ही काफी है। आशी की आंखों में अब आंसू थे, दुख के नहीं, राहत के। जैसे किसी ने उसके घावों पर पहली बार मरहम लगाया हो, बिना पूछे, बिना टटोले। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, सार्थक, वो फुसफुसाए, पर क्या तुम वाकई मुझे उस तरह देख सकोगे जैसे कोई एक औरत अपने पूरे स्वाभिमान के साथ देखे जाने की हकदार होती है? सार्थक ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें देख रहा हूँ, आशी, दिल से, और वो नजरिया कभी बदलेगा नहीं। अब तुम मेरी वाइफ हो। इस रिश्ते, इस सच्चाई को मैं दिल से एक्सेप्ट करूंगा। हल्की गुलाबी रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में सजी सादगी, दीवार पर सार्थक की तस्वीर और उसके नीचे खड़ी आशी, एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नया घर। वो पूरी तरह तैयार थी। सिंपल पिंक सिल्क साड़ी, बाल हल्के खुले, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर हल्की सी गंभीरता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून। पीछे से सार्थक भी ऑफिस लुक में तैयार हो गया था। नीले शर्ट पर ग्रे कोट और गहरी आंखों में एक शांत दृढ़ता। उसने आशी को देखा, और एक पल के लिए जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस एक नज़र ने कह दिया, हम साथ हैं। दोनों ने एक साथ दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही नीचे मौजूद कुछ मेहमानों की फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। यही है वो लड़की, कहते हैं बीते समय में कुछ जलने के निशान हैं। पर देखो तो कितनी शालीन और सुंदर लग रही है, पर ये निशान उसकी सुंदरता पर दाग है। आशी ने पल भर को अपना पल्लू थोड़ा और कंधे पर खींच लिया, पर तभी सार्थक ने उसकी ओर देखा, बिना कुछ कहे, बस अपनी ठंडी और दृढ़ आंखों से मेहमानों की तरफ देखा। एक एक फुसफुसाहट जैसे किसी ने काटकर हवा में रोक दी हो। सन्नाटा छा गया।
उस एक नज़र ने जैसे सबको आईना दिखा दिया, ये मेरी पत्नी है और मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। दोनों ने संयमित मुस्कान के साथ नीचे कदम रखे और सबसे पहले सिद्धि के पास पहुंचे, सार्थक की मम्मी, जो आज पहली बार आशी को बहू के रूप में देख रही थी। आशी ने आगे बढ़कर श्रद्धा से उनके पैर छुए। सार्थक ने भी हल्का झुककर आशीर्वाद लिया। सिद्धि मुस्कुराई, उनके चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बल्कि असली अपनापन था। बड़े प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। उन्होंने दोनों की बलाया ली, आशी के सिर पर हाथ रखकर बोली। जिंदगी यूं ही साथ कटे, एक दूसरे की ढाल बनकर। आशी की आंखें नम हो गईं, शायद ये पहला सच्चा आशीर्वाद था जिसे सुनकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली। सार्थक और आशी एक हल्की मुस्कान लिए वहां से आगे बढ़ गए। घर के बाकी लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ आंखें परख रही थीं, कुछ स्वीकार कर रही थीं और कुछ अब भी चुपचाप अपने अनुमान में उलझी थीं। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब आशी अकेली नहीं थी। उसके साथ सार्थक था, एक ऐसा साथी जो सिर्फ नाम का पति नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की रक्षा में खड़ा एक सच्चा हमसफर था। चैप्टर 14। अब आगे। कपूर मैंशन शाम की हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हवाओं में फूलों की खुशबू भुली हुई थी। गुलाबी, सफेद और पीले गेंदा गुलाब से सजा हर कोना मानो एक नई शुरुआत का स्वागत कर रहा था। बीच आंगन में शिवांगी पीले नेट के खूबसूरत लहंगे में बैठी थी। सिर पर हल्की सी सफेद चुन्नी रखी थी जो उसके चेहरे की मासूमियत को और भी निखार रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में कोई अनकहा सच। वो मुस्कान जो सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए थी, दिल की दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उसके चारों ओर परिवार की खुशियां, हंसी और ढोल की थाप गूंज रही थी, पर शिवांगी की नजरें किसी को खोज रही थी, शायद किसी को जो वहां नहीं था। वंश। भीड़ में से आती एक छवि जैसे सुकून सी थी। आशी सरसों पीली साड़ी में, बिना किसी मेकअप के, बेहद सादी, मगर उसकी सादगी ही उसकी असली खूबसूरती बन रही थी। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो हर हालात में खड़ा रहता है। सीधी ने सबसे पहले शिवांगी की हल्दी लगाई, प्यार से माथे पर टीका करते हुए बोली, मेरी गुड़िया, अब तू सच में दुल्हन बन गई है। शिवांगी ने एक फीकी सी मुस्कान दी और आंखें झुका लीं। फिर सावी आई, फिर सुनैना, और अब बारी थी आशी की। आशी धीरे से पास आए, अपनी हथेली में हल्दी ली और शिवांगी की गालों पर हल्के से लगाई। उसकी नज़र शिवांगी की आंखों पर टिकी रही और तुरंत उसने वो दर्द पढ़ लिया जो बाकी सब नज़रअंदाज कर रहे थे। वो झुकी और धीरे से शिवांगी का चेहरा अपने हाथों में लिया। शिवांगी, क्या बात है? तुम परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? शिवांगी ने एक पल आशी की आंखों में देखा। वो आंखें उसे झूठ बोलने की इजाज़त नहीं दे रही थी, मगर वो मुस्कुराए और दर्द को निगलते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। उसके शब्दों में एक वजन था, जैसे सिर्फ घर या माँ बाप नहीं, बल्कि कुछ और भी पीछे छूट रहा हो, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। आशी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लेकर बोली, कभी कभी सब कुछ पास होते हुए भी कुछ छूट जाता है शिवांगी, लेकिन याद रखना, सच्चाई से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही सुकून मिलता है। शिवांगी की आंखें नम हो गईं, पर वो उन्हें पोंछते हुए मुस्कुराए, क्योंकि फिलहाल सबके सामने मुस्कुराना ही उसकी मजबूरी थी। पास ही सिद्धि, सावी और बाकी महिलाएं ढोल की थाप पर ताली बजा रही थीं। मस्ती, गीत और हल्दी की हल्की छींटें माहौल को रंगों से भर रही थीं, लेकिन शिवांगी का मन कहीं दूर था, उस एक नाम के साथ जो इस पूरे जश्न में कहीं नहीं था, वंश। रात के गहराते सन्नाटे में शिवांगी का कमरा किसी युद्धभूमि सा लग रहा था। उसकी उंगलियां बार बार मोबाइल स्क्रीन पर वंश दिल नाम के कॉन्टैक्ट पर जा रही थी, हर बार कॉल जाती और कट जाती। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें छलकने को बेताब थीं। 10 दिन हो गए थे, न कोई जवाब, न कोई खबर, और अब सिर्फ 2 दिन बचे थे उस शादी के लिए जिसे वो कभी चाहती ही नहीं थी। एक बार फिर उसने कांपते हाथों से कॉल मिलाया, उंगलियों की थरथराहट, दिल की बेचैनी और आंखों की उम्मीद। इस बार उधर से कॉल पिक हो गई। वंश। शिवांगी की आवाज जैसे अपने आप कांप उठी। तुम कहाँ हो वंश? जानते भी हो इन 10 दिनों में क्या हो गया? मैं टूट गई हूँ, मेरी सगाई हो गई, अब 2 दिन में शादी है, और तुम ऐसे गायब हो गए। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वंश की भारी, थकी सी आवाज आई, शिवांगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के चला गया, मैं आज ही होश में आया हूँ। शिवांगी का दिल धक से रह गया, उसकी आंखें एक पल के लिए भीग गईं। तुम ठीक हो ना? वंश, कुछ करो, प्लीज कुछ करो, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे, मैं टूट जाऊंगी। लेकिन शिवांगी को नहीं पता था कि उस फोन लाइन के दूसरी तरफ एक और सन्नाटा छिपा बैठा था।
उधर एक लग्जरी होटल के रूम में वंश बिस्तर पर बैठा था। उसके सीने पर एक लड़की ने सिर टिकाया हुआ था, जिसके बाल बिखरे थे और पीठ नंगे कंधों तक खुली हुई थी। कमरे में गुलाबी रोशनी, शराब की महक और महंगे परफ्यूम का मिलाजुला असर था। वंश की आंखें शिवांगी की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। मोबाइल उसके हाथ में धीरे धीरे ढीला पड़ा, मानो उसकी पकड़ भी उसका साथ छोड़ रही हो। जिस वक्त उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसे पुकार रही थी, उसी वक्त वो किसी और की बाहों में था। उसके हाथ से सोने की मुर्गी जो निकलने वाली थी, उड़ चुकी थी। फोन पर वंश की मधुर आवाज अब भी शिवांगी के कानों में गूंज रही थी। बेबी, तुम एक काम करो, शादी वाले दिन कुछ अपना सामान और पैसे लेकर चुपचाप घर छोड़ दो। हम दोनों देश छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर जाकर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उसकी बातों में वो अपनापन था, या शायद बनावटी अपनापन जिसे एक नादान दिल सच मान बैठा। शिवांगी ने थोड़ी हिचक के बाद हामी भरी। ठीक है वंश, मैं सब छोड़ दूंगी, बस तुम मुझे लेने आ जाना। कॉल कट होते ही वो जैसे एक अलग ही दुनिया में खो गई। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे उम्मीदों की एक चुप सी चमक थी। उसे लगा शायद उसकी कहानी में हैप्पी एंडिंग अब भी संभव है। उधर होटल रूम के सन्नाटे को धीमी सिसकियों और सांसों की गर्मी ने तोड़ रखा था। वंश के सीने पर सिर टिकाए एक लड़की अपनी उंगलियों से उसके सीने पर आकृतियां बना रही थी। क्या तुम उस शिवांगी से सच में शादी करोगे? उसकी आवाज में शक नहीं था, बस हंसी थी, एक घृणित मजाक की तरह। वंश ने उसके बिखरे बाल पीछे कर उसके कान में फुसफुसाया। वो मेरे लिए बस एक एटीएम कार्ड है। वो हंसा, कड़वी बेपरवाह हंसी। उससे मुझे प्यार नहीं, उसके पैसे से है। वो लड़की खुद को छूने तक नहीं देती, और शादी से पहले तो जैसे सब कुछ हराम है उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए पागल हूँ? नहीं बेबी, मैं बस उससे खेल रहा हूँ, जैसे आज तक करता आया हूँ। शादी के बाद उसके पैसे लेकर उसे छोड़ दूंगा, और फिर सिर्फ मैं और तुम। कहते कहते उसने लड़की को अपनी बाहों में भर लिया, उसके होंठों पर झुका, और कमरा फिर से उन्हीं सिसकियों से भर गया। उधर शिवांगी ने अपनी अलमारी खोली। उसमें रखे अपने और वंश के पुराने फोटोज को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो खुद को आईने में देख मुस्कुराए। बस 2 दिन और फिर मैं वंश की हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। उसे क्या पता, वो वंश की कभी थी ही नहीं। चैप्टर 15। अब आगे। रात का समय था। किचन। आशी अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। सिंपल पिंक कॉटन की साड़ी में वो हल्की सी कंधे पर पल्लू रखे खड़ी थी। बालों को पीछे बांधा था, चेहरे पर हल्की झिझक और जिम्मेदारी का तनाव था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? सिद्धि ने नर्म आवाज में पूछा। आशी ने सिर हिलाते हुए विनम्रता से कहा, नहीं मॉम, मैं कर लूंगी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो बेटा, सिद्धि ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। थोड़ा रुककर आशी बोली, क्या आप इलेक्ट्रिक स्टोव अरेंज करवा सकती हैं? उसकी आवाज में आत्मविश्वास भी था और छुपा हुआ डर भी, शायद उसके जलने के पुराने जख्मों का। सिद्धि कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से सर्वेंट की आवाज आई। मैम, डोंट वरी, सार्थक सर के कहने पर पहले ही सब अरेंज कर दिया गया है। आशी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें अनजाने में ही दरवाजे की ओर गईं, जैसे सार्थक को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पर वो वहां नहीं था। डाइनिंग टेबल पर सिद्धि, संयम और सार्थक पहले से बैठे थे। टेबल पर सफेद गुलदस्ते, क्रॉकरी में करीने से रखी प्लेटें, और एक कोना जहां आशी ने धीरे धीरे थाल में खाना सजाया। सार्थक ने सिर उठा उसकी तरफ देखा। वो थकी हुई थी, पर सलीके से मुस्कुरा रही थी। संयम ने पहला निवाला लेते ही खुश होकर कहा, खुशबू तो बहुत शानदार है बेटा, क्या बनाया है? खीर, आलू टमाटर, पूरी और रायता, आशी ने धीमे से कहा। वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। सिद्धि ने खीर चखते हुए तारीफ की। बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा स्वाद। सुनैना की याद आ गई। सिद्धि और सुनैना कुछ सालों से अक्सर मिलती रहती थी। दोस्ती थी जो अब रिश्तेदारी में भी बदल गई। सार्थक चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन आशी के हर मूवमेंट पर उसकी नज़र थी। जब वो खीर परोस रही थी, उसने हल्के से कहा, चीनी परफेक्ट है। सिर्फ इतना कहना ही काफी था। आशी के चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की सी परछाई आई। खाना खत्म हुआ, सबने आशी को आशीर्वाद दिया। सिद्धि ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि इस घर की लक्ष्मी बन चुकी हो। आशी ने मुस्कुराकर झुकते हुए उनके पैर छुए। सार्थक चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। आशी के हाथ अब भी रसोई की हल्दी और घी से महक रहे थे, लेकिन दिल में आज कुछ अलग हल्कापन था। शायद ये रिश्ता धीरे धीरे ही सही, पर कुछ मायने बुन रहा है, उसने मन ही मन सोचा। शिवांगी को खाना खाते नहीं देखा तो आशी ने एक प्लेट में खीर, पूरी और रायता सजाया और धीरे से उसके कमरे की ओर चल पड़ी। शिवांगी का कमरा आधा खुला था। दरवाजे के पार वो फर्श पर बैठे अपने बैग में कपड़े समेट रही थी। हाथों की हरकतें तेज थीं, लेकिन चेहरा बुझा हुआ।
आशी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। शिवांगी, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्नेह से भरी थी। शिवांगी एक पल को चौंकी, जैसे किसी चोरी में पकड़ी गई हो। उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने बिना पीछे देखे हल्के से आ जाए कहा। आशी ने कमरे में कदम रखा। नजरें उस खुले बैग पर गईं जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भरी हुई थीं। शादी में 2 दिन बाकी हैं, शांति से बाद में पैक कर लेना, अभी चलो खाना खा लो, आशी ने मुस्कुराकर कहा और हाथ में ली प्लेट टेबल पर रख दी। शिवांगी ने धीरे से उठने की कोशिश की तो आशी ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। वो उसके पास बैठ गई, उसकी आंखों में झांका और बोली, कुछ है तो अभी बता सकती हो शिवांगी, अभी भी समय है। शिवांगी की आंखें कुछ कहने की कोशिश करती लेकिन होंठ कुछ न बोले। उसने नजरें चुराई और फिर धीरे से कहा, कुछ नहीं है भाभी, बस थोड़ी घबराहट हो रही है, सब कुछ अचानक सा लग रहा है। आशी ने उसकी बात सुनी और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। डर लगना गलत नहीं है शिवांगी, पर डर को खुद से बड़ा मत बनने देना। कुछ बात है जो तुम्हारे अंदर रखी हुई है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बहन जैसी हूँ, कह दो। शिवांगी की आंखों के कोने भीगने लगे थे, पर उसने खुद को संभाला। बस थोड़ी सी उलझन है, ना जाने क्यों ये सब ठीक लगकर भी अधूरा सा लगता है। आशी ने उसके हाथ पर हल्की सी थपकी दी। हर लड़की को लगता है ऐसा, पर फर्क तब पड़ता है जब तुम किसी गलत फैसले को दिल से सही ठहराने लगो। तब खुद से धोखा मत देना। शिवांगी चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर बाद आशी ने प्लेट उठाए, एक निवाला लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। अब जरा इस खीर का स्वाद बताओ, मैंने आज इस घर में पहली बार बनाई है। शिवांगी ने एक हल्की मुस्कान के साथ निवाला लिया। बहुत स्वाद है भाभी, माँ जैसा स्वाद। उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं। आशी ने उसे गले से लगा लिया। माँ जैसी भाभी हूं ना मैं भी, तो मेरी बात मानो। कोई भी बात हो छुपाना नहीं, जो दिल में मुझे किसी भी पल खुलकर बता सकती हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट के इंतजार में।